ग्लोबलाइजेशन, उसका मीनिंग और मेजर्स टेकन फॉर ग्लोबलाइजेशन इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। कम से कम 15-20 एग्जाम्पल्स दूंगा मैं, कैसे लिखना है वो बताऊंगा, कितने मार्क्स का है वो बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन ग्लोबलाइजेशन, ये आपको 4 मार्क का आएगा शॉर्ट नोट के लिए। ग्लोबलाइजेशन और गवर्नमेंट ने ग्लोबलाइजेशन के लिए क्या मेजर्स लिए वो। अब जब क्वेश्चन आएगा तो बेटा मैं सबसे पहले आपको एडवाइस करूंगा कि ये जो चार्ट है ना वो आप ड्रॉ कर लेना। 1991 में जो गवर्नमेंट का न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी था उसमें एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। सो सबसे पहले ये चार्ट आप ड्रॉ कर लेना ना। सवाल यह है कि ग्लोबलाइजेशन होता क्या है। ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा विचारधारा है जिसमें जैसे आपका लोकल मार्केट होता है जहां पे आप शॉपिंग करते हो, वैसे वर्ल्ड बिकम्स वन मार्केट जहां पे एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आराम से गुड्स जा सके और दूसरे कंट्री से अपने देश में आराम से गुड्स आ सके। सो अपना जो बॉर्डर है, ठीक है, अपना सपोजिटली ये बॉर्डर है, ये इंडिया का मैप पकड़ लो, यहां से गुड्स आ जाए ना, अपन रुकावट लगाए और हम लोग भी गुड्स बेचे, मतलब बॉर्डर जैसा कंसेप्ट रहेगा ही नहीं ग्लोबलाइजेशन। और आज है भी नहीं। क्यों? क्योंकि आपको जो भी गुड्स चाहिए अमेजन में मिल जाता है, वर्ल्ड के कहीं पे भी हो। लोग इंपोर्टेड कार्स खरीदते हैं, हम लोग अपने मसाले गल्फ कंट्री, अंगूर यूरोप को जाते हैं, अमेरिका में पार्ले जी से लेकर बहुत सारे चीजें जाते हैं। तो ये ग्लोबलाइजेशन ही कारण है कि आप हार्ले डेविडसन का नाम सुनोगे तो आप बोलोगे हाँ देखा है। क्यों? क्योंकि हमने इंपोर्ट किया है। पहले आसान नहीं था, अभी आसान हो गया है, क्योंकि बॉर्डरलेस वर्ल्ड बोलते ना, जहाँ पे दुनिया में मूवमेंट ऑफ गुड्स आसानी है। हर एक देश को कुछ न कुछ भगवान ने गिफ्ट दिया है। सऊदी अरेबिया को क्या दिया है? सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, दुबई, ऑयल, पेट्रोल। इफ यू सी, ऑस्ट्रेलिया वुल में एक्सपर्ट है, ठीक है, चाइना मैन्युफैक्चरिंग में, अमेरिका सर्विस सेक्टर में, ब्राजील कॉफी में, इंडिया आईटी सेक्टर में, मसाले में। तो हर देश के पास जो स्पेशलिटी है वो दूसरे को बेचा और दूसरे से अपने को जो जरूरतें खरीदा, तो वर्ल्ड के रिक्वायरमेंट पूरे होते हैं। तो मैं चाहूंगा आपका आंसर पहले जो आपको चार्ट बताया था, फिर आप मीनिंग करके बोलना। ग्लोबलाइजेशन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का भाग है। अब बेटा इसको इंट्रोडक्शन बोल देना, ठीक है ना, इंट्रोडक्शन। ए बोलना इंट्रोडक्शन। तो बी, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? अ ग्लोबल इकोनॉमी is a borderless economy having free flow of goods, service, capital, labor, technology. आजकल लेबर बहुत आसानी से मूव होता है। पहले फॉरेन में जाने के लिए पढ़ाई का बहुत लोग सोचते थे, अभी गांव शहर में भी लोग आराम से लंदन अमेरिका जा सोचते हैं। अच्छा, फॉरेन कंट्रीज के लोग बहुत सारे इंडिया में आते हैं पढ़ाई के लिए, खास करके पूना, मुंबई, हैदराबाद, बैंगलोर, ये 4 जगह मेन पढ़ाई के गढ़ हो चुके हैं। और फिर आपका जो डेफिनेशन है, ग्लोबलाइजेशन एक प्रकार का इंटीग्रेट करता है इंडिया इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, ठीक है। तो जब 1991 में, अब क्वेश्चन ये है कि गवर्नमेंट को मेजर्स टेकन फॉर ग्लोबलाइजेशन क्यों करना पड़ा। 1999 में अपने पास फॉरेन एक्सचेंज सिर्फ 2-3 हफ्ते का बचा था। जैसे अभी पाकिस्तान के पास सिर्फ 15-16 दिन का है, उसके बाद वो इकोनॉमी डूब जाएगा, इंटरनेशनल पेमेंट नहीं कर पाएगा। तो वैसे ही इंडिया के पास सिर्फ 2 से 3 हफ्ते का बचा था। हम लोग आईएमएफ के पास गए, आईएमएफ ने को हमने बोला कर्जा दो, तो आईएमएफ ने बोला आप ग्लोबलाइज्ड देश नहीं हो, आप मतलब फॉलो नहीं करते। 1970s में आईबीएम और कोका कोला था, गवर्नमेंट ने उसको हकाल दिया था, उस समय की गवर्नमेंट। तो उन्होंने बोला आप रेस्ट्रिक्शन हटाओ जिससे गुड्स आसानी से आ सके और जा सके। तो जो मेजर्स लिए गए ग्लोबलाइजेशन में, पहला, रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस। कैसे था कि क्वांटिटेटिव इंडिया अलाउड करता था, सिलेक्टेड क्वांटिटी में तुम गुड्स एक्सपोर्ट करो, सिलेक्टेड क्वांटिटी में गुड्स इंपोर्ट करो, उसको क्यूबाल बोलते थे, क्वांटिटी बेस्ड रेस्ट्रिक्शंस बोलते हैं।
और टैरिफ रेट्स भी इंडिया के बहुत ज्यादा थे। इनफैक्ट अभी भी आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अच्छा, जब हम हार्ले डेविडसन इंडिया में इंपोर्ट करते हैं, हार्ले डेविडसन इंडिया में बनता था लेकिन अभी बंद कर दिया उन्होंने। सो जब इंडिया में गाड़ी आएगा तो गवर्नमेंट टैक्स लगाता था 75%, ठीक है, इंडिया में। यूएसए से इंडिया में जब आता था तो इंडियन गवर्नमेंट मतलब 10 लाख की हार्ले डेविडसन पे 7.5 लाख का टैक्स, 17.5 लाख प्लस डीलर मार्जिन बना के, जो अमेरिका में 10 लाख में गाड़ी बिकती है वो इंडिया में 20 लाख। अच्छा, जब इंडिया यूएसए को बुलेट, इंडिया के बुलेट यूएसए में जाते हैं, ठीक है, तो यूएसए टैक्स लगाता था 0। अमेरिका नाराज हो गया कि ये क्या चल रहा है, हाँ हम आपका बुलेट को 0 टैक्स लगाते हैं। तो इंडिया ने क्या किया, ये 75% को 50% कर दिया टू व्हीलर जो हार्ले डेविडसन पे। तो टैरिफ रेट गवर्नमेंट ने वक्त के साथ साथ क्या किया, कम किया। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन में जब आप एक दूसरे देश को गुड्स बेच रहे हो और दूसरा देश अपने को गुड्स बेच रहा है तो टैक्स थोड़ा सरीखा होना चाहिए। डू यू एग्री? दूसरा, एनकरेजमेंट इन फॉरेन कैपिटल। नाउ इसके बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। नाउ फॉक्सकॉन जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है। आपने फॉक्सकॉन सुना नहीं होगा बट आपने एप्पल सुना होगा। एप्पल के सारे फोन्स फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन और पेगाट्रॉन, ये 3 कंपनीज मेन बनाते हैं, जिसमें वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंपनी है फॉक्सकॉन। नाउ जो एप्पल के आईफोन्स है 95% आईफोन्स चाइना में बनता है। नाउ कोविड के टाइम में चाइना ने कंप्लीट लॉकडाउन कर दिया था, तो जब फॉक्सकॉन मेजरली चाइना में ही बनाता है तो एप्पल वालों को नुकसान हो गया क्योंकि लॉकडाउन में एप्पल आईफोन नहीं बनेंगे। तो उन्होंने क्या किया, फॉक्सकॉन ने इंडिया में शुरू किया, साउथ इंडिया में एप्पल के फोन्स बनाना। अब क्या हो गया है, जब फॉक्सकॉन इंडिया में आया, अच्छा सोनी ब्रेविया टीवी के लिए फॉक्सकॉन ने इंडिया में 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। तो फॉरेन कैपिटल आता है ना। अब जो एप्पल वर्ल्ड में बनते हैं 95% आईफोन चाइना में बनते हैं, ये आंकड़ा घट के 92% हो गया है क्योंकि 3% जो कम हुआ है चाइना का प्रोडक्शन वो इंडिया को मिल गया है। अब ये आंकड़ा इनका लगातार कम होगा और इंडिया का लगातार बढ़ेगा। हम लोग 2.5 लाख करोड़ के फोन्स इंपोर्ट करते थे, अभी हम मेक इन इंडिया 210 के ऊपर फैक्ट्रीज है मोबाइल और मोबाइल के कंपोनेंट्स के इंडिया में जो फोन्स बनाते हैं। सो आई होप अंडरस्टैंड कि फॉरेन कैपिटल जो इंडिया में आता है वो साल में बोलते ना हजारों करोड़ का आता है अलग अलग कंपनीज का। तीसरा, कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी। ना जो इंडिया और डॉलर का रेट है, ठीक है, इंडिया और अमेरिका का डॉलर रेट है। 1991 से पहले इंडिया का जो आरबीआई है वो बोलता था कि आज का डॉलर रेट 20 रुपीज। उस समय आरबीआई तय करता था डॉलर रेट। ना जो इसको बोलते हैं फिक्स्ड रेट, जहां पे मार्केट रेट डिसाइड नहीं करता है। आईएमएफ ने बोला कि आप गवर्नमेंट या आरबीआई डिसाइड ना करे, मार्केट रेट डिसाइड करे। तो कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी में अभी जो डॉलर है $1 इज इक्वल टू ₹82 जो चल रहा है, ये अभी फ्लेक्सिबल रेट मतलब मार्केट रेट हो गया है। अभी आरबीआई तय नहीं करता अपना। इनकेस 82 का 85 हो रहा है तभी आरबीआई दखलंदाजी देगा, वरना आरबीआई दखलंदाजी नहीं देता है। सो 20 रुपए। अच्छा, इंडिपेंडेंस के टाइम में ₹1 वॉज इक्वल टू $1। कितना फर्क आ गया है आपको लग रहा होगा बहुत ज्यादा हो गया। पाकिस्तान में 1 पाकिस्तान रुपी वॉज इक्वल टू 262, नहीं $1 वॉज इज इक्वल टू 262 पाकिस्तान रुपी, करेक्ट। तो आई होप अंडरस्टैंड कि कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी अभी फ्लेक्सिबल हो गया है। अभी आरबीआई दखलंदाजी तब देगा जब बहुत रेट्स में फ्लक्चुएशन हो रहे हो, वरना मार्केट रेट डिसाइड करता है डॉलर का रेट। कितना चल रहा है डॉलर का? 82, 80। अच्छा, मैं इसको बोलता हूँ क्या फर्क पड़ता है। सपोजिटली डॉलर का रेट 70 है, आपने $1,000 का इंपोर्ट किया, आप कितना पे करोगे? 70,000। और 82 हो गया तो अभी आपको कितना पे करना पड़ेगा? 82,000। लोड बढ़ गया ना।
तो डॉलर का रेट बढ़ता है तो इंपोर्ट महंगा हो जाता है। फॉरेन कोलैबोरेशन, अब क्या हुआ मैं आपको एक बताता हूँ। टाटा का ट्रक सुने, लेकिन टाटा की पहली ट्रक का नाम था TMB 512। आई थिंक ये 1950 के आसपास आई थी। TMB मतलब टाटा मर्सिडीज बेंज। बहुत सारे ऑटोमोबाइल, टाटा इंडियन कंपनी है, मर्सिडीज बेंज जर्मन कंपनी है जो 1886 को शुरू हुई थी। तो मारुति सुजुकी, उस समय नाम था मारुति सुजुकी लिमिटेड। 1984 में मारुति इंडियन है, सुजुकी जापानीज है। फिर हीरो होंडा, हीरो इंडियन है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा साइकिल मैन्युफैक्चरर। होंडा जापानीज है। अभी हीरो और होंडा अलग हो गए। अभी होंडा इंडिया में किस नाम से माना जाता है? होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर्स लिमिटेड। आपका स्टारबक्स सुना है? स्टारबक्स ने किसके साथ टाइप किया है? टाटा के साथ। फिर टाटा कोरस, कोरस स्टील का बहुत बड़ा कंपनी था, टाटा ने खरीद लिया। टाटा ने जैगवार को खरीदा। टेटली जो टाटा से 4 गुना चाय का बड़ा कंपनी था, वो भी टाटा ने खरीद लिया। समझ में आ रहा है? सो ऐसे जॉइंट, अभी एक और इसका एग्जांपल देता हूं। जो मारुति इंडिया का नंबर 1 कार मैन्युफैक्चरर है। भारत में पूरे मिलाकर 30 करोड़ गाड़ियां हैं, 30 करोड़। और अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो फिलहाल 50 लाख का आंकड़ा पार कर गया है। और उसमें से जो मारुति बेचता है साल में, वो करीबन 15 लाख गाड़ियां बेचता है। ठीक है, मारुति आउट ऑफ 30 to 35 लाख कार्स जो बिकते हैं, 50% के आसपास शेयर मारुति का। सो मारुति ने टोयोटा के साथ टाई अप करके ई व्हीकल लॉन्च करने का फैसला लिया। अभी एक टोयोटा की कौन सी गाड़ी लॉन्च हुई है? हाईराइडर। और मारुति की एक और लॉन्च हुई है, दोनों का मिलकर जॉइंट वो बना है। तो आजकल ई व्हीकल में टोयोटा और मारुति ने टाई अप किया है। और फिर लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी, जिसमें लिबरलाइज्ड पॉलिसी या फॉरेन ट्रेड में रेस्ट्रिक्शंस जो है रिमूवल। टैक्स रेट वक्त के साथ साथ क्या हो गया है? कम हो गया है। और फॉरेन कोलैबोरेशन तो इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अभी चिप्स, पता है मोबाइल में चिप्स होते हैं, वॉशिंग मशीन में, कार में, इसका मेन बादशाह कौन है चिप्स का वर्ल्ड में? एक ही देश को क्रेडिट जाता है, ना अमेरिका, ना चाइना, ना इंडिया, इट इज ताइवान। आपके मोबाइल के जो चिप्स है सब मेड इन ताइवान। अब ताइवान में कोविड की वजह से फैक्ट्री बंद रखा था, पूरे इंडिया का प्रोडक्शन कम हो गया था। लास्ट में इंडिया ने डिसाइड किया अब हम खुद बनाएंगे। इसके साथ टाई अप किया ताइवान के साथ, जिंदाल और ये ताइवान की कंपनी 1.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके अभी चिप यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, फॉरेन कोलैबोरेशन बहुत सपोर्ट किया। एनकरेजमेंट टू एक्सपोर्ट, नाउ इंडिया का एक्सपोर्ट इज 40 लाख करोड़। ठीक है, ये एक्सपोर्ट है। और इंपोर्ट इज 60 लाख करोड़। सो इंडिया को ये बढ़ाने के लिए एक एग्जांपल देता हूँ एनकरेजमेंट। डायमंड वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कहाँ निकलता है? इट इज साउथ अफ्रीका। जमीन से 90 मीटर्स नीचे एक्सट्रीम हीट में वो डायमंड निकलता है। 85 to 90% वर्ल्ड के डायमंड्स का कटिंग, डिजाइनिंग, ये सब इंडिया में होता है। अब इंडिया को आप गोल्ड में डिजाइन करो, कितना मिलेगा आपको? 10, 15, 20 तक का ऊपर। लेकिन खुद डायमंड बनाओ, तो अभी इंडिया ने एक नया कंसेप्ट बिल्ड किया है, लैब ग्रोन डायमंड्स। अभी इंडिया का जो टोटल एक्सपोर्टेड डायमंड्स था, उसमें 20% लैब में बनाया हुआ डायमंड्स। 2 डायमंड आप चेक करो, सरीखा दिखेगा। एकदम बारीकी से देखो तो नैसर्गिक और लैब ग्रोन में फर्क दिखेगा। अभी लैब ग्रोन को गवर्नमेंट ने खास सपोर्ट दिया है। SEZ एक ऐसी जगह है जहां से स्पेसिफिक सिर्फ एक्सपोर्ट होता है। सो इस प्रकार से ग्लोबलाइजेशन में वर्ल्ड एक मार्केट हो जाता है। इंडिया प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी अपनाता था कि बाहर के कंपनीज इंडिया में नहीं आ सकते, इंडिया का इंडिया में ही बनेगा। लेकिन इसकी वजह से हम लिटरली डूब गए थे। अभी ग्लोबलाइजेशन की वजह से हम बहुत आगे आ गए। आप अफ्रीका में चले जाओ, वेस्ट इंडीज में चले जाओ, नेपाल में चले जाओ, बांग्लादेश में चले जाओ, सब टाटा महिंद्रा का, Hyundai इनका दबदबा है। ठीक है, बहुत सारे इंडियन कंपनीज का फॉरेन में दबदबा है। और जो आपके बैंकिंग सॉफ्टवेयर है, 80% सॉफ्टवेयर वर्ल्ड के बैंक्स के, इन्फोसिस का, फिनेकल करके सॉफ्टवेयर, सब ग्लोबलाइजेशन का नतीजा है। सो ये था 4 मार्क का क्वेश्चन, ग्लोबलाइजेशन। ओके, सो यहाँ खत्म होता है।